हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो चर है, चर क्या होते हैं। हमने क्लास 9 में पढ़े थे, जैसे कि एक्स वाई जेड टी डॉट 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 कुछ भी हो सकते हैं। जहाँ एक्स वाई जेड और टी है, ये चर, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए ही इनको हम चर कहते हैं, यानी जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। अब अचर तो होते हैं हमारे -2, 3, 4, 5, यानी जितने भी कांस्टेंट पद होते हैं, यानी जिनकी वैल्यू कभी परिवर्तित नहीं होती है, उसको हम अचर बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि रैखिक क्या होता है। रैखिक का मतलब होता है कि जिसकी एक घात हो, जैसे कि 2x + 5, इसमें x की घात कितना है, 1। इससे हमें पता चलता है ये रैखिक समीकरण है। अब जैसे अगर हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो 2x + 3y = 5, जहाँ x और y दोनों की घात 1 और 1 है। इस समीकरण को हम 2x + 3y - 5 = 0 भी लिख सकते हैं, जहाँ पर x और y दो चर हैं। अब हम देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ax + by + c = 0, जहाँ a is not equal to 0 and b is not equal to 0, यानी a = 0 कभी नहीं हो सकता, ना b = 0 हो सकता है। क्योंकि अगर a = 0 होगा तो अगर हम a की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ax का पूरा पद ही 0 हो जाएगा। अगर ax का पूरा पद 0 हो गया तो ये जो समीकरण है वो कितना बचेगा, by + c = 0, जिससे कि ये केवल एक चर का रैखिक समीकरण रह जाएगा। इसी प्रकार यदि हम b = 0 रखते हैं तो by का पूरा पद 0 हो जाएगा, जिससे ये ax + c = 0 होगा, तो ये फिर एक चर का रैखिक समीकरण बचेगा। इसलिए यहाँ पर ax और by कभी भी, a और b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते। यदि a और b 0 के बराबर नहीं हो सकते तो a² + b² भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, NCERT बुक का क्वेश्चन है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम इसका हल देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु कितना माना है, बराबर x वर्ष। इसी प्रकार उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। अब 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु हो जाएगी x - 7 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y - 7 वर्ष। अब हम देखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार x - 7 बराबर, क्या बोला था उसने कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफताब की आयु क्या है, x - 7, उसकी पुत्री की आयु कितनी है, y - 7। तो हम देखेंगे कि आफताब बड़ा है। आफताब और उसकी पुत्री की आयु को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी पुत्री की आयु में 7 का गुणा कर देते हैं। तो इससे एक समीकरण हमें प्राप्त होता है x - 7 = 7 y - 7, यानी उसने बोला है कि वो उसकी पुत्री का 7 गुना, यानी पुत्री की आयु का 7 गुना, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7y - 49, तो ये हो जाता है x - 7 = 7y - 49। तो अब हम x और y के पदों को एक तरफ कर लेंगे और बिना x y वाले पद एक तरफ कर लेंगे। तो x - 7y बराबर, इधर 7 माइनस का है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो 7 प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार 7y इधर प्लस का है, जब ये बराबर के इधर आएगा तो ये
माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर 7 माइनस 49। तो x माइनस 7y, इससे हमने इसको माइनस कर दिया तो क्या बचा हमारे पास माइनस का 42। अब हम इस समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। इसी प्रकार हम देखते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। तो इसने क्या बोला है कि जो आफ्ताब की आयु है वो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु की कितनी रह जाएगी, 3 गुनी। तो पुत्री की आयु में हमने 3 का गुणा कर दिया। उससे हम समीकरण को भी हल करेंगे। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। तो x और y के पदों को एक साइड करेंगे, 3y जब प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार 3 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इससे ये क्या मिला हमें, x माइनस के 3y बराबर 6। तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो बीजगणितीय रूप का समीकरण एक ये हो गया और समीकरण दो ये हो गया। अब हम इसको ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं देखेंगे। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 क्या था, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू, इसको 42 को उधर ले जाएंगे और 7y को भी इक्वल के उधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 42 प्लस का 7y। अब यहाँ से हम y की वैल्यू कुछ भी रखते हैं जिससे कि हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाए। अगर हम y बराबर 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस के 42 प्लस 7 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा जी, x इक्वल टू माइनस के 42 प्लस 35। इससे हमने इसको माइनस कर दिया तो x की वैल्यू हमें माइनस के 7 प्राप्त हो गई। तो इससे हम एक टेबल बनाते हैं x और y के टर्म में। तो अगर y की वैल्यू 5 रखते हैं तो x की वैल्यू माइनस के 7 आती है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगर y की वैल्यू 6 रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस के 42 प्लस 7 इंटू 6 हो जाएगा। जिससे क्या होगा, x बराबर माइनस के 42 प्लस 42। इस 42 से 42 कैंसिल हो गए, 0 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0। अगर y की वैल्यू 6 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर y की वैल्यू को हम 7 रखते हैं तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। x इक्वल टू माइनस के 42 प्लस 7 इंटू 7 49। जिससे कि माइनस के 42 प्लस का 49 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। इसी प्रकार हम देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम देखते हैं, समीकरण 2 क्या था हमारे पास, x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर 0। इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x इक्वल टू, ये माइनस का 6 है, इसको इक्वल के उधर ले गए तो प्लस का 6 हो गया। इसी प्रकार माइनस का 3y है, इसको भी इक्वल के इधर ले जाएंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा। हम फिर से इसमें x और y के टर्म में एक टेबल बनाएंगे और y की वैल्यू हम ऐसी रखते हैं जिससे कि हमें x की वैल्यू ज़्यादा बड़ी प्राप्त ना हो। तो y की वैल्यू को अगर -2 लेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगी, x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू माइनस का 2। 3 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 6। तो x बराबर 6 माइनस 6 तो हो जाएगा x इक्वल टू 0। इसी प्रकार अगर हम y की वैल्यू माइनस के 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितना आती है, x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू माइनस का 1। जिससे कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 3 इक्वल 6 माइनस 3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। इसी प्रकार अगर y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू निकालते हैं क्या आएगी, x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू
0, तो x बराबर 6 प्लस 3 में 0 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 0, तो x की वैल्यू कितना आ गई 6। अब इससे एक टेबल हमें प्राप्त हुई है, ये एक टेबल है हमारे पास ये। अब हम इन दोनों टेबल से एक ग्राफ बनाएंगे। इन दोनों टेबल से हम ग्राफ पेपर बनाते हैं। देखिए ग्राफ पर सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये एक्स अक्ष होती है। इसी प्रकार ये दूसरी लाइन है, ये वाई अक्ष होती है। इतना ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु से इधर राइट हैंड पे चलेंगे तो ये पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड पे चलेंगे तो इधर ये नेगेटिव है। इसी प्रकार जब हम ऊपर की ओर चलते हैं तो वाई प्लस में होता है और नीचे की ओर चलते हैं तो वाई नेगेटिव होता है। अब हम देखते हैं टेबल 1 से। हमारे पास एक्स की वैल्यू है x बराबर -7 और y की वैल्यू है 5। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर चलते हैं। x की वैल्यू -7 चलने के लिए हम करेंगे -1 -2, इसी प्रकार हम आ जाएंगे -7 पे। तो इस तरीके से -7 पे हम यहाँ आ गए। इसी प्रकार अब y की वैल्यू 5 है तो ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5, तो इस पर 5 चलते हुए इधर आ जाएंगे तो ये हो गया -7 और 5, एक बिंदु हमें प्राप्त हुआ। इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट देखते हैं तब वहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितना है 6 है। तो y के लिए ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये x तो 0 ही रहा है, y की वैल्यू 6 हो गई। अब इसी तरीके से हम तीसरा पॉइंट देखते हैं जहाँ x की वैल्यू कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 7 और y की वैल्यू भी 7 है तो ऊपर चलेंगे 1 2 3 5 6 7, तो ये हमें इधर प्राप्त हो गया 7 और 7। इस तरीके से हमें ये 3 बिंदु प्राप्त हुए थे, 1 2 3। हम इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण की टेबल से देखते हैं जहाँ x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। तो x की वैल्यू 0 है तो x यहीं रहेगा, y की वैल्यू -2 है तो फिर नीचे चलना पड़ेगा, तो ये हो गया 0 और -2। इसी प्रकार x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 3 है तो हम चलेंगे 1 2 3 और y की वैल्यू -1 है तो नीचे चलेंगे। तो इस तरीके से हमने ये पॉइंट बना दिया 3 और -1। इसी प्रकार x की वैल्यू कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6 और y की वैल्यू 0 है तो y तो 0 चल लेंगे, 0 मतलब इसी पर रहेगा, तो ये होगा 6,0। इस पर भी हमें 3 पॉइंट प्राप्त हुए 1 2 3, तो इससे भी एक हमें सरल रेखा प्राप्त होगी। इस तरीके से हमें समीकरण 1 और 2 का ग्राफ प्राप्त हो गया।